जस्टिस जीटी नानावटी और जस्टिस अक्षय एच मेहता की जांच कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों में आग लगाने और गोधरा घटना के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं के तथ्यों, हालात और पूरी घटना की जांच की गई है। पार्ट आई, गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसा, अहमदाबाद, 18 सितंबर 2008। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच S6 में आग लगने की एक भयानक घटना हुई, जिसमें उस कोच में सफर कर रहे 59 यात्री जिंदा जल गए। मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी थे, जिनमें से सबसे छोटा 1 महीने का नवजात था। बाकी 48 पैसेंजर भी घायल हुए थे। मरने वालों में ज्यादातर राम सेवक थे, जिन्हें कार सेवक भी कहा जाता है। यह घटना, जिसे आगे गोधरा कांड कहा जाएगा, सुबह 8 बजे से 8:20 के बीच गोधरा रेलवे यार्ड के अंदर ए केबिन के पास हुई थी। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 25 फरवरी 2002 को मुजफ्फरपुर से चली थी और अहमदाबाद जाते समय अयोध्या से लगभग 2000 राम सेवक ट्रेन में सवार हुए थे। वे पहले विश्व हिंदू परिषद के कहने पर गुजरात से अयोध्या पूर्णाहुति महायज्ञ में हिस्सा लेने गए थे, जो कुछ हिंदू धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित राम मंदिर निर्माण प्रोग्राम का एक हिस्सा था। जाहिर है, इस घटना की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की थी। अगले दिन सुबह राज्य के एक बड़े गुजराती अखबार गुजरात समाचार, जिसका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा था, के पहले पेज पर हेडलाइन थी, गोधरा स्टेशन पर देश की सबसे बेरहम और शर्मनाक घटना, ट्रेन में 60 लोग जिंदा जल गए। एक और बड़े गुजराती अखबार संदेश ने रिपोर्ट किया था, गोधरा में 60 हिंदू जिंदा जल गए। हिंसक भीड़ ने अयोध्या से राम सेवकों को ला रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस गुजरात में काफी सर्कुलेशन वाले हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट का टाइटल था, ट्रेन पर भयानक हमले में 57 की मौत। भीड़ ने अयोध्या से लौट रहे राम सेवकों को निशाना बनाया। इंडियन एक्सप्रेस में टाइटल था, कार सेवकों वाली ट्रेन पर हमले में 58 की मौत। एक और इंग्लिश डेली एशियन एज में टाइटल था, 1,500 लोगों की भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस में 57 राम सेवकों की हत्या कर दी। उस घटना से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स में असल में यही कहा गया था कि ट्रेन पर पहले पत्थरों से हमला किया गया, कोच S6 की खिड़कियां तोड़ी गईं और उस कोच में जलते हुए कपड़े और पेट्रोल फेंका गया। गुजरात सरकार को शक था कि यह घटना जम्मू कश्मीर के कुछ मुस्लिम आतंकवादियों और गोधरा के कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों की गुजरात के लोगों के मन में डर फैलाने और आतंक फैलाने की साजिश का हिस्सा थी। राज्य सरकार के मुताबिक गोधरा में साजिश करने वालों ने एक बड़ी साजिश के तहत अयोध्या से इस ट्रेन से लौटने वाले कार सेवकों पर हमला करने का फैसला किया था। उस साजिश के तहत इस ट्रेन को गोधरा स्टेशन के पास रोककर पत्थरों वगैरह से हमला किया गया और उसके बाद इसके कोच S6 में जलते हुए कपड़े और पेट्रोल फेंककर आग लगा दी गई। गोधरा की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं और राज्य में बड़े पैमाने पर अशांति फैल गई। राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की ये घटनाएं, जिन्हें आगे गोधरा के बाद की घटनाएं कहा जाएगा, उसी दिन शाम से शुरू हुईं और 2-3 महीने तक चलती रहीं। उनमें से कुछ घटनाएं बहुत गंभीर थीं। लगभग 1100 लोग मारे गए और कई घायल हुए। करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा या नष्ट कर दिया गया। घटनाओं की गंभीरता और स्वतंत्र जांच की जनता की मांग को देखते हुए गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत गुजरात हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी नियुक्त करने का फैसला किया। तदनुसार राज्य सरकार ने 6 मार्च 2002 की तारीख वाले एक नोटिफिकेशन द्वारा जस्टिस KG शाह को कमीशन ऑफ इंक्वायरी नियुक्त किया। उस नोटिफिकेशन में बताई गई शर्तें हैं, इनकी जांच करना, 1. तथ्यों, परिस्थितियों और घटनाओं के क्रम की 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास
साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों में आग लगने की घटनाएं हैं। 2. गोधरा घटना के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं के तथ्य, हालात और घटनाक्रम। और 3. गोधरा में हुई गड़बड़ी और उसके बाद राज्य में हुई गड़बड़ी को रोकने और उससे निपटने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदम कितने काफी थे। यह पता लगाना कि क्या गोधरा की घटना पहले से प्लान की गई थी और क्या एजेंसियों के पास ऐसी जानकारी थी जिसका इस्तेमाल घटना को रोकने के लिए किया जा सकता था। भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कुछ ही समय में गुजरात सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट में कमीशन को फिर से बनाना जरूरी समझा और एक मेंबर वाले कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में 2 मेंबर वाले कमीशन में बदल दिया। इसलिए सरकार ने 21 मई 2002 के एक नोटिफिकेशन के जरिए हम में से एक मिस्टर जस्टिस जीटी नानावटी को कमीशन का मेंबर और चेयरमैन अपॉइंट किया। 3 जून 2002 को सरकार ने 6 मार्च के नोटिफिकेशन में बदलाव किया और 30 मार्च 2002 तक गुजरात में हुई हिंसा की घटनाओं को जांच के दायरे में शामिल किया। फिर 20 जुलाई 2004 को सरकार ने 6 मार्च के उस नोटिफिकेशन में बदलाव किया और जांच का दायरा बढ़ा दिया। 2 क्लॉज जोड़े गए। क्लॉज ए और बी में बताई गई दोनों घटनाओं में उस समय के मुख्यमंत्री और या उनकी काउंसिल के किसी दूसरे मंत्री, पुलिस अधिकारियों, दूसरे लोगों और संगठनों की भूमिका और व्यवहार, उस समय के मुख्यमंत्री और या उनकी काउंसिल के किसी दूसरे मंत्री, पुलिस अधिकारियों की भूमिका और व्यवहार, किसी भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन से निपटने में जो ऊपर बताई गई किसी भी घटना में शामिल पाया जा सकता है। सुरक्षा, राहत देने के मामले में और कम्युनल दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा समय समय पर दी गई सिफारिशों और निर्देशों के मामले में। उस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने 31 मई 2002 तक हुई हिंसा की घटनाओं को भी जांच के दायरे में शामिल किया। बदकिस्मती से कमीशन अपनी जांच पूरी कर पाता इससे पहले ही जस्टिस केजी शाह की 22 मार्च 2008 को मौत हो गई। उनकी मौत से खाली हुई जगह को सरकार ने 5 अप्रैल 2008 के एक नोटिफिकेशन के जरिए गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय एच मेहता को नियुक्त करके भर दिया। चैप्टर 2 कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कमीशन ने 7 मार्च 2002 से अहमदाबाद में काम करना शुरू किया। इसने 20 अप्रैल 2002 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें गोधरा घटना और गोधरा के बाद की घटनाओं से जुड़ी जांच के विषय से परिचित लोगों को 15 मई 2002 तक कमीशन को बयान एफिडेविट देने के लिए बुलाया गया था। उस नोटिफिकेशन के जवाब में 15 मई 2002 तक कमीशन को 4500 बयान एफिडेविट मिले थे, जिनमें गोधरा घटना से जुड़े 360 बयान एफिडेविट शामिल थे। कमीशन को तब तक बयान फाइल करने के लिए तय समय बढ़ाने के लिए 60 एप्लीकेशन भी मिली थी। उनमें बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने समय 31 मई 2002 तक बढ़ा दिया था। इसे फिर से 10 जून 2002 तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद भी समय सीमा बढ़ाने के लिए कुछ एप्लीकेशन मिली। समय बढ़ाने के बजाय उन एप्लीकेंट्स को 10 जून 2002 के बाद भी अपने स्टेटमेंट फाइल करने की इजाज़त दी गई, क्योंकि उनके स्टेटमेंट इंक्वायरी के मकसद के लिए काम के हो सकते थे। इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के दौरान एडवोकेट M.H. दयामा कुमार जमीयत उलमा ए हिंद की तरफ से पेश हुए। शुरू में एडवोकेट J.M. मलकन ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिप्रेजेंट किया, लेकिन बाद में एडवोकेट M.R. बरोट, हीरालाल गुप्ता, जगरूप सिंह जी राजपूत, अवधेश M. शुक्ला और दिनेश बी घोर इसके लिए पेश हुए। सेंट्रल रिलीफ कमेटी अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के मुसलमानों के हितों से जुड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, को एडवोकेट S.H. कुरैशी, N.I. हुसैनी, G.G. सैयद और सबाना मंसूरी ने रिप्रेजेंट किया। एडवोकेट मुकुल सिन्हा जन संघर्ष मंच नाम के एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पेश हुए। राज्य सरकार की ओर से वकील A.H. पांड्या, J.M. पंचाल, सुनीत शाह, तहमतन S. नानावटी, हसमुख पारेख, भरत के दवे, सुरेश जी ठाकुर और H.M. ध्रुव अलग अलग स्टेज पर पेश हुए। भार्गव भट्ट, D.R. त्रिवेदी, दीपक शुक्ला और S.R. पांड्या विश्व हिंदू परिषद की ओर से पेश हुए। कमीशन ने
उन सभी लोगों की सुनवाई के बाद प्रोसीजर रूल्स बनाए थे जो इस जांच में हिस्सा लेना चाहते थे। यह साफ कर दिया गया था कि सिर्फ उन्हीं पार्टियों को पेश होने की इजाजत होगी जिन्हें गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन के तौर पर सवाल पूछने की इजाजत होगी, जिनकी जांच कमीशन कर सकता है। कमीशन ने यह छूट इसलिए दी क्योंकि उसकी राय थी कि इससे कमीशन उन गवाहों के सबूतों की सच्चाई को परख सकेगा। कुछ मुश्किलों की वजह से कमीशन के लिए कोई वकील अपॉइंट नहीं किया जा सका। यही एक वजह थी कि कमीशन ने पार्टियों को यह छूट दी। यह साफ कर दिया गया कि जिन दूसरी पार्टियों लोगों को इसकी इजाजत नहीं थी, उन्हें कमीशन को वे सवाल सुझाने की इजाजत होगी जिनके जवाब वे गवाहों से चाहते हैं। कमीशन ने यह जांच एक खुली पब्लिक जांच के तौर पर की, इसलिए कमीशन द्वारा तय की गई सुनवाई के समय आम लोगों और मीडिया को भी मौजूद रहने की इजाजत दी गई। गवाहों के सबूत खुले तौर पर रिकॉर्ड किए गए, सिवाय एक मौके के जब राहुल शर्मा से कुछ फैक्ट्स का पता लगाने के लिए इन कैमरा कुछ सवाल पूछे गए थे। उनके सबूत का वह हिस्सा भी बाद में पार्टियों को दिया गया। अजीब बात है कि गोधरा में रेलवे और उसके स्टाफ ने कोई बयान दर्ज नहीं किया या कोई रिकॉर्ड खुद से पेश नहीं किया, जिससे कमीशन को यह पता लगाने में मदद मिलती कि गोधरा की घटना असल में कैसे हुई थी, जबकि घटना गोधरा रेलवे यार्ड के अंदर हुई थी। ट्रेन में आग लगी थी, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई थी, कई दूसरे घायल हो गए थे और रेलवे पुलिस को और नुकसान रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी। कमीशन को संबंधित रेलवे कर्मचारियों को कमीशन के सामने पेश होने और सबूत देने के लिए समन जारी करना पड़ा। कमीशन को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए बड़े अधिकारियों को भी समन जारी करना पड़ा। गुजरात में गोधरा के बाद की घटनाओं के बारे में लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट ने एफिडेविट फाइल किए हैं और जरूरी जानकारी दी है। कुछ पुलिस स्टेशन इंचार्ज पुलिस अधिकारियों ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में हुई घटनाओं की जानकारी देते हुए एफिडेविट फाइल किए हैं। सिविल और पुलिस अधिकारियों द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स में एफआईआर, पुलिस स्टेटमेंट, चार्जशीट वगैरह शामिल हैं। एफिडेविट में दूसरी बातों के अलावा जिलों के एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सेटअप, अधिकारियों द्वारा उठाए गए बचाव के कदमों और दूसरी जरूरी जानकारी की जानकारी शामिल है। कमीशन द्वारा 20 अप्रैल 2002 को जारी पहले नोटिफिकेशन के अनुसार 4500 स्टेटमेंट एफिडेविट मिले थे। इनमें से 1098 स्टेटमेंट एफिडेविट सरकारी अधिकारियों ने और 3400 प्राइवेट पार्टियों ने फाइल किए थे। जैसे जैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस बढ़ाए गए, दूसरा नोटिफिकेशन 5 अगस्त 2004 को जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन के जवाब में कमीशन को 42,000 स्टेटमेंट एफिडेविट मिले, क्योंकि कमीशन को लगा कि घटना के गवाह खुद से सबूत देने के लिए कमीशन के सामने नहीं आ सकते, इसीलिए उन्हें समन जारी करके बुलाने का फैसला किया गया। बाहरी गवाहों के लिए सबूत देना ज़्यादा आसान बनाने के लिए कमीशन ज़्यादातर जिला हेडक्वार्टर भी गया और वहां सुनवाई की और इसके लिए तय तारीखों का खूब प्रचार भी किया। गोधरा घटना और गोधरा के बाद की घटनाओं की कार्रवाई एक साथ की गई और जब भी गवाह मौजूद हुए उनसे पूछताछ की गई। कमीशन ने गोधरा और गोधरा के बाद की घटनाओं के बारे में 22 अक्टूबर 2005 तक 1016 गवाहों के सबूत रिकॉर्ड किए थे। उसके बाद भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जांच अधिकारियों ने गोधरा घटना के बारे में कुछ सबूत इकट्ठा किए। गोधरा घटना के बारे में सबूतों की रिकॉर्डिंग 26 जून 2007 तक जारी रही। कमीशन ने गोधरा रेलवे स्टेशन और घटना की जगह का भी दौरा किया था। इसने 4 बार कोच S6 की भी जांच की थी। कोच की जांच शुरू में उसकी हालत और उसमें हुए नुकसान को देखने के लिए की गई थी। इसके बाद कमीशन द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों की रोशनी में इसकी जांच की गई। इस मकसद के लिए कमीशन ने 1 सितंबर 2002, 22 दिसंबर 2003, 13 दिसंबर 2004 और 17 नवंबर 2006 को गोधरा का दौरा किया था। कमीशन ने घटनास्थल का दौरा किया और 18 मई 2008 को कोच S6 की फिर से जांच की, क्योंकि जस्टिस के जी शाह की मौत के कारण कमीशन को फिर से बनाया गया था। यह तय किया गया कि बयानों या एफिडेविट के रूप में सबूत और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिए जाएं।
इसलिए संबंधित सरकारी और पुलिस अधिकारियों ने एफिडेविट के साथ अपने बयान फाइल किए हैं। एफआईआर्स, चार्जशीट के साथ गवाहों के बयान और गोधरा घटना सहित उन मामलों की जांच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल किए गए हैं। गोधरा घटना के बारे में 2 प्राइवेट लोगों ने भी अपने एफिडेविट फाइल किए हैं। जिन लोगों ने एफिडेविट फाइल किए हैं, उनमें से कुछ को कमीशन ने जांच के लिए बुलाया था। बयान फाइल करने वाले लगभग सभी बड़े अधिकारियों को कमीशन ने जांच के लिए बुलाया था। गोधरा घटनाओं के लिए 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। एक ट्रेन पर हमले और कोच S6 को जलाने के बारे में थी और दूसरी उसके बाद की घटना के बारे में थी, जो लगभग 11 बजे हुई थी। कोच S6 को जलाने की मुख्य घटना के बारे में पुलिस ने 18 चार्जशीट फाइल की है। पहली चार्जशीट मुख्य चार्जशीट है और दूसरी चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। आखिरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 19 मार्च 2008 को फाइल की गई थी। गोधरा घटना के लिए कमीशन ने 72 गवाहों के सबूत रिकॉर्ड किए हैं। एफआईआर डाउमन 9 2002 और एफआईआर धारा 2002 इस रिपोर्ट के साथ एनेक्सर II के तौर पर अटैच हैं। जिन गवाहों से कमीशन ने पूछताछ की है, उनकी लिस्ट इस रिपोर्ट के साथ एनेक्सर II के तौर पर अटैच है। कार्रवाई के दौरान कमीशन को या तो कुछ सबूत पेश करने या उनके पेश होने पर आपत्ति जताने या गवाहों को बुलाने के लिए कई एप्लीकेशन मिली। कुछ सबूतों की स्वीकार्यता पर भी सवाल उठाया गया और एक ऑर्डर से उस पर फैसला किया गया। उनमें से कुछ एप्लीकेशन गोधरा घटना के संबंध में थीं और कुछ गोधरा के बाद की घटनाओं के संबंध में थीं। हमने उनका जिक्र सिर्फ यह बताने के लिए किया है कि समय समय पर कई एप्लीकेशन फाइल की गई थीं। जन संघर्ष मंच ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें भारत के राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को गुजरात दंगों से जुड़े कुछ कम्युनिकेशन पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो राष्ट्रपति ने 28 फरवरी 2002 और 31 मार्च 2002 के बीच भारत सरकार को भेजे थे। केंद्र सरकार ने उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रिविलेज का दावा करके इसका विरोध किया। केंद्र सरकार और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए प्रिविलेज की दलील को देखते हुए जिस मटेरियल के बारे में प्रिविलेज का दावा किया गया था, वह कमीशन के सामने पेश नहीं किया गया और इसलिए कमीशन को उसकी जांच करने का मौका नहीं मिला। लोकल रेलवे अधिकारियों और रेलवे पुलिसकर्मियों के सबूत रिकॉर्ड करते समय कमीशन को पता चला कि उनमें से कुछ अधिकारियों ने गोधरा घटना के बारे में अपने बड़े अधिकारियों को उसी दिन या अगले दिन यानी 28 फरवरी 2002 को रिपोर्ट भेजी थी। शुरू में बड़े रेलवे अधिकारियों ने उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करने में हिचकिचाहट दिखाई। कमीशन को उन्हें पेश करने के लिए समन जारी करना पड़ा। इसके बाद कुछ बयान पेश किए गए और कुछ इस आधार पर पेश नहीं किए गए कि वे रेलवे के पास उपलब्ध नहीं थे। ऐसा डिविजनल रेलवे मैनेजर सेफ्टी वेस्टर्न रेलवे वडोदरा ने 7 जनवरी 2006 को लिखे अपने लेटर में कहा था। गोधरा की घटना और गोधरा के बाद की घटनाओं की जांच एक साथ की गई ताकि कमीशन को इस जांच में शामिल कुछ पार्टियों के सुझाव के मुताबिक पूरी जानकारी मिल सके और देरी से बचा जा सके, जो कई वजहों से हो सकती थी, जिसमें सबूत दर्ज करने के लिए तय दिन पर गवाह का न मिलना भी शामिल है। पार्टियों ने समय समय पर अलग अलग सोर्स से जानकारी या रिकॉर्ड मांगने के लिए कई एप्लीकेशन दिए। जन संघर्ष मंच की तरफ से यह भी कहा गया कि गोधरा की घटना को अकेले नहीं देखा जाना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है और गोधरा के बाद की घटनाओं में मंत्रियों, पुलिस अधिकारियों, दूसरे लोगों और संगठनों की भूमिका और व्यवहार को भी जांच के दायरे में शामिल किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि अगर गोधरा की घटना से जुड़े मटेरियल पर गोधरा के बाद की घटनाओं के सबूतों के साथ विचार किया जाए तो कमीशन को गोधरा की घटना के बारे में पूरी जानकारी बेहतर तरीके से मिल पाएगी। यह भी कहा गया कि कमीशन को 27 फरवरी 2002 को और उससे पहले गोधरा से दूसरी जगहों पर किए गए टेलीफोन कॉल के सबूतों पर विचार करना चाहिए, जैसा कि जन संघर्ष मंच द्वारा पेश की गई CD में है, ताकि यह देखा जा सके कि मोहम्मद हुसैन क्लोटा की क्या भूमिका थी। 4 अप्रैल 2007 को
फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक ऑफिसर को वापस बुलाने के लिए एक एप्लीकेशन दी गई थी। रिक्वेस्ट मानते हुए डीबी तलाटी को 20 जून 2007 और 26 जून 2007 को सबूत देने के लिए बुलाया गया था। इन कारणों से गोधरा घटना के बारे में रिपोर्ट पहले जमा नहीं की गई है। हमने अब गोधरा के बाद की घटनाओं के बारे में मटेरियल की स्क्रूटनी पूरी कर ली है। इस पर विचार करने के बाद भी हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच S6 में आग लगने और उनके बीच कोई संबंध साबित हो, और इसीलिए हमने गोधरा के बाद की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट पूरी होने का इंतजार किए बिना गोधरा की घटना के संबंध में अपनी रिपोर्ट अभी जमा करना सही समझा। पार्टियों को रिकॉर्ड देखने और उसकी कॉपी लेने की इजाजत दी गई। कमीशन द्वारा गोधरा के बाद की घटनाओं से जुड़े सबूतों सहित सभी सबूतों को रिकॉर्ड करने के बाद पार्टियों को मौखिक दलीलें देने का मौका दिया गया। उन्होंने गोधरा की घटना के संबंध में ऐसा किया है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील सुनीत शाह और वीएचपी की ओर से पेश हुए वकील टीजी शुक्ला की दलीलें 4 दिसंबर 2006 को सुनी गईं। 5 दिसंबर 2006 और 16 दिसंबर 2006 को जनसंघर्ष मंच की ओर से पेश हुए वकील मुकुल सिन्हा की दलीलें सुनी गईं। क्योंकि पार्टियां कुछ और सबमिशन करना चाहती थीं, इसलिए राज्य सरकार के वकील की बात 2 फरवरी 2007, 3 फरवरी 2007, 9 फरवरी 2007 और 22 फरवरी 2007 को सुनी गई। 22 फरवरी 2007 को वीएचपी के वकील शुक्ला और जीपीसीसी के वकील राजपूत की बात सुनी गई। जनसंघर्ष मंच की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल सिन्हा ने 23 फरवरी 2007 को ओरल सबमिशन किए। इससे पहले 2 फरवरी 2007 को सेंट्रल रिलीफ कमेटी ने लिखित सबमिशन फाइल किए थे। 22 फरवरी 2007 को मुकुल सिन्हा ने अपनी लिखित दलीलें जमा की थीं। उस दिन वीएचपी की तरफ से पेश हुए शुक्ला ने भी अपनी लिखित दलीलें जमा की। 4 अप्रैल 2007 को राज्य सरकार और जनसंघर्ष मंच की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अपनी ओर लिखी हुई दलीलें पेश की। 30 अगस्त 2007 को राज्य सरकार ने कागजों का एक और बंडल देकर अपनी लिखी हुई दलीलें पूरी की। जैसा कि कमीशन ने पहले बताया था, 20 जून 2007 और 26 जून 2007 को कुछ बातों पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक एक्सपर्ट से पूछताछ की गई थी। उस दिन इस गवाह के सबूतों के बारे में मौखिक दलीलें सुनी गईं। इस तरह गोधरा घटना की सुनवाई उस दिन खत्म हो गई, क्योंकि उस घटना के बारे में किसी के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। चैप्टर 3 सोचने लायक बातें। इस चैप्टर में गोधरा रेलवे स्टेशन की टोपोग्राफी और सोचने लायक बातें बताई गई हैं। अगला चैप्टर सबूतों, उनकी जांच और उनके आधार पर दर्ज नतीजों से जुड़ा है। हिंदुओं के बीच यह आस्था और विश्वास का मामला है कि भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। पहले उनके जन्म की जगह पर भगवान राम का एक मंदिर था। इसे मुस्लिम हमलावरों ने तोड़ दिया और साल 1528 में उस पर एक मस्जिद बना दी गई। इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। हालांकि भगवान राम की मूर्ति और दूसरी मूर्तियां उस जगह के आसपास ही रहीं और हर दिन भगवान राम की सेवा पूजा की जाती थी। उस जगह को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है और माना जाता है कि गुस्सैल हिंदू धार्मिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के कहने पर 6 दिसंबर ईयामी को बाबरी मस्जिद को गिराने की कोशिश की गई थी। बाबरी मस्जिद गिराए जाने से कई मुसलमानों की भावनाएं आहत हुईं और इसी वजह से कई बार सांप्रदायिक दंगे या तनाव हुए। हमने इन बातों का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जलाना गोधरा में कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों और जम्मू कश्मीर के कुछ आतंकवादी संगठनों की बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसकी वजह बाबरी मस्जिद गिराना भी थी। गोधरा शहर सांप्रदायिक तौर पर बहुत सेंसिटिव जगह है। यह पंचमहल जिले का हेडक्वार्टर है। राजू भार्गव, जो उस समय उस जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, ने 1 जुलाई 2002 के अपने एफिडेविट में गोधरा में पहले हुए सांप्रदायिक दंगों की हिस्ट्री बताई है। जिले में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम आबादी का परसेंटेज ज्यादा है। गोधरा में साल 1925, 1928, 1946, 1948, 1950, 1953, 1980, 1981, 1985, 1986, 1988, 89, 90,
91 और 92 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। साल 1948 में हुआ सांप्रदायिक दंगा बहुत गंभीर था। शुरू में मुसलमानों ने हिंदुओं के 900 घर जला दिए थे। उसके बाद हिंदुओं ने मुसलमानों के 3000 घर जला दिए थे। लगभग 11,000 घांची मुसलमान, घांची जाति के मुसलमान गोधरा छोड़कर चले गए थे। उनमें से कुछ पाकिस्तान चले गए थे। अयोध्या में राम मंदिर के रेनोवेशन के लिए मूवमेंट 1993 में शुरू हुआ था। हिंदू धार्मिक संगठनों की एक संसद जनवरी 2001 में प्रयाग में राम मंदिर निर्माण यानी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रोग्राम तय करने के लिए मिली थी। प्रोग्राम जलाभिषेक से शुरू हुआ था और उसके बाद जप यज्ञ हुआ था। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के बयान से पता चला है, देश भर से लाखों लोगों ने जप यज्ञ में हिस्सा लिया था। इसके पूरा होने पर अयोध्या में पूर्णाहुति महायज्ञ का इंतजाम किया गया था। यह 24 फरवरी 2002 को शुरू होना था। विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा हिंदू धार्मिक संगठन है और इस प्रोग्राम में उसकी अहम भूमिका थी। उसने तय किया था कि जप यज्ञ में हिस्सा लेने वाले उसके सदस्य पूर्णाहुति महायज्ञ के लिए अयोध्या जाएंगे। यह भी तय हुआ था कि गुजरात से शुरू में राम सेवकों के 3 बैच, हर बैच में लगभग 2000 लोग होंगे, उस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या जाएंगे, जो 100 दिनों तक चलने वाला था। राम सेवकों के पहले बैच में सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात एरिया से 2000 लोग होने थे। इसे 22 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से निकलना था और 25 फरवरी 2002 को अयोध्या से निकलकर उसी ट्रेन से फिर गुजरात लौटना था। दूसरे बैच में साउथ गुजरात के राम सेवक होने थे और इसे 24 फरवरी 2002 को निकलना था और 27 फरवरी 2002 को लौटना था। सौराष्ट्र एरिया के राम सेवकों का तीसरा बैच 26 फरवरी 2002 को निकलना था और 3 मार्च 2002 को लौटना था। इसके अनुसार 2200 राम सेवकों का पहला जत्था इसके जनरल सेक्रेटरी की लीडरशिप में 23 फरवरी 2002 को गुजरात से निकला था। उन्होंने 25 फरवरी 2002 को अपनी वापसी की यात्रा शुरू की थी। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गुजरात से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों के लिए एक सीधी और आसान ट्रेन है। यह अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश में अपनी मंजिल तक जाने के लिए निकलती है। उत्तर प्रदेश से गुजरात की अपनी यात्रा में यह सोमवार, बुधवार और शनिवार को मुजफ्फरपुर से चलती है। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को यह वाराणसी से और गुरुवार को यह फैजाबाद से चलती है। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जो 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, 25 फरवरी 2002 को मुजफ्फरपुर से चली थी। तय समय के हिसाब से इसे गुजरात के पहले स्टेशन दाहोद पर 26 फरवरी 2002 को रात 11:30 बजे और गोधरा पर 27 फरवरी 2002 को दोपहर 2:55 पर पहुंच जाना चाहिए था। यह लगभग 5 घंटे लेट चल रही थी और इसलिए यह गोधरा में सुबह 7:43 पर पहुंच गई। ट्रेन में 18 कोच थे, 10 कोच स्लीपर कोच थे, 6 कोच जनरल टाइप के थे और बाकी 2 कोच SLR कोच थे, जिनमें सामान, पैसेंजर और गार्ड होते हैं। इसमें 2 इंजन थे। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। दूसरे पैसेंजर के अलावा उसमें लगभग 2200 राम सेवक सफर कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर के पास कोई रिजर्व जगह नहीं थी क्योंकि वे ज्यादा संख्या में थे। इसलिए वे हिम्मत वाले हो गए थे और स्लीपर कोच में भी घुस गए थे और उन बर्थ पर कब्जा कर लिया था जिनके लिए दूसरे पैसेंजर ने रिजर्वेशन करवाया था। ट्रेन के सभी कोच में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि टिकट चेकर कोच के अंदर जाकर पैसेंजर के टिकट चेक नहीं कर सके। कोच S6 में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। पैसेंजर को सीटों के बीच, रास्ते में और टॉयलेट के पास फर्श पर बैठना पड़ा। मैप से देखा जा सकता है कि गोधरा रेलवे स्टेशन दक्षिण की ओर है, प्लेटफॉर्म स्टेशन के उत्तर की ओर है, रतलाम पूर्व में और वडोदरा पश्चिम में दिखाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ऑफिस ब्लॉक है। पूर्व की ओर यह RPF ऑफिस और पश्चिम में पार्सल ऑफिस पर खत्म होता है। पश्चिम में कुछ जगह छोड़कर 3 और ऑफिस हैं जिनके नाम हैं WPMS ऑफिस, CPW ऑफिस और CRCC ऑफिस। पार्सल ऑफिस और स्टेशन सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के बीच प्लेटफॉर्म का कुछ हिस्सा छत से ढका हुआ है, बाकी प्लेटफॉर्म खुला है। इसके बाद पूरा एरिया एग केबिन तक खुला है और यह रेलवे यार्ड का हिस्सा है। ऑफिस ब्लॉक के पीछे बाउंड्री वॉल के साथ कुछ खुली जगह है।
बाउंड्री वॉल के बाद एक सड़क है और उसके ठीक बाद सिग्नल फालिया नाम का एक इलाका है। यह पुलिया तक फैला हुआ है और आगे ए केबिन की ओर जाता है। यह इलाका ज्यादातर घांची मुसलमानों का है। मैप में अमन गेस्ट हाउस, मस्जिद, पुलिया और ए केबिन की जगह भी दिखाई गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की कुल लंबाई 1680 फीट है। छत से ढके प्लेटफॉर्म की लंबाई करीब 550 फीट है और उसके बाद खुले प्लेटफॉर्म की लंबाई करीब 1150 फीट है। रेलवे स्टेशन और ए केबिन के बीच की दूरी करीब 850 मीटर है। रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से पता चला है कि ट्रेन का आखिरी कोच सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस के सामने कहीं था। कोच S6 एंट्रेंस और बुकिंग ऑफिस के सामने था और बीच में पैसेंजर के बैठने के लिए बेंच थी। कोच S1 बंद चाय की दुकान के सामने था। एक जनरल कोच और आगे का SLR कोच प्लेटफॉर्म के खुले हिस्से में थे। कोच S3 लैट्रिन के सामने था। कोच S2 पार्सल ऑफिस और RMS ऑफिस के सामने था। जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा पहुंची तो डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट यूसुफ अली सैयद और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर राजेंद्र प्रसाद मीणा ड्यूटी पर थे और अपने ऑफिस में बैठे थे। ए केबिन में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हरिमोहन मीणा और ASM अखिल कुमार शर्मा ड्यूटी पर थे। स्टेशन सुपरिंटेंडेंट के इंचार्ज जयसिंह खतीजा सुबह 7:48 पर स्टेशन आए थे जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन ने अपनी आगे की यात्रा शुरू ही की थी। ASI गलाभाई रेलवे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज PSO थे। GRP के करीब 10 पुलिस कांस्टेबल और RPF के 2 पुलिस कांस्टेबल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर या उसके पास थे जिस पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी। सबूत यह भी दिखाते हैं कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर कई बिना इजाजत वाले वेंडर प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का सामान, बिड्डी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने आते हैं और उनमें से ज्यादातर घांची मुसलमान हैं। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 7:43 पर गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। गोधरा रेलवे स्टेशन पर इसका तय स्टॉप 5 मिनट का था। उस 5 मिनट के स्टॉप के दौरान कुछ घटनाएं हुई। राम सेवकों का चाय बेचने वाले सिद्दीक बकर से झगड़ा हुआ था। उसे 2 डंडे मारे गए। कुछ दूसरे राम सेवकों ने सिराज और मोहम्मद लतिका को भी पीटा था। चौथी घटना जो बताई गई वह यह थी कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक मुस्लिम लड़की सोफिया बानू को राम सेवक ने ट्रेन की ओर खींचकर अगवा करने की कोशिश की। स्टेशन पर उस स्टॉप के दौरान स्टेशन के बाहर खड़े लोगों ने ट्रेन के अगले हिस्से पर पत्थर फेंके। प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ पैसेंजरों ने भी उन लोगों पर पत्थर फेंके थे। 2 पुलिस कांस्टेबलों ने पैसेंजरों को ट्रेन में बिठाया और बाहरी लोगों को खदेड़ दिया। 5 मिनट के तय स्टॉप के बाद साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 7:48 पर आगे के लिए रवाना हुई। इस समय यह बताना काफी है कि इस पॉइंट पर सबूतों में कुछ अंतर है। समय में 2 से 3 मिनट का अंतर है। ट्रेन के स्टार्ट होने के तुरंत बाद अलार्म चेन खींच दी गई और ट्रेन लगभग 60 से 70 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक गई। चेन खींचने के बाद भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही। चेन क्यों और किन कोच से खींची गई, यह बहस का विषय है। सबूत बताते हैं कि चेन कोच नंबर 8310 वोंग नोवोक मेको 263 और 88238 से खींची गई थी। हमारे विचार के लिए सुझाया गया दूसरा वर्जन यह है कि चेन कोच नंबर 90238 या किसी और कोच से भी खींची गई थी। कमीशन को चेन खींचने के कारण के बारे में 2 अलग अलग वर्जन पर भी विचार करना होगा। एक वर्जन के मुताबिक जब ट्रेन चल पड़ी थी तो कुछ पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर ही रह गए थे। सरकार का दूसरा वर्जन यह है कि ट्रेन को रोकने और उसमें आग लगाने की साजिश के तहत चेन खींची गई थी, लेकिन यह समय से पहले किया गया था। प्लान के मुताबिक चेन तब खींची जानी थी जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से उतर चुकी थी और स्टेशन से थोड़ी दूर जा चुकी थी। किस कोच से अलार्म चेन खींची गई यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता। अगर जनसंघर्ष मंच और कुछ दूसरी पार्टियों ने हमारे सोचने के लिए यह बात नहीं उठाई होती कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को ए केबिन के पास कुछ लोगों ने अलार्म चेन खींचकर नहीं रोका था, जैसा कि सरकार ने साजिश का आरोप लगाया है, बल्कि वह वहां इसलिए रुकी थी क्योंकि लगातार ब्रेक लगाने की वजह से वह आगे नहीं जा सकी, क्योंकि कोच नंबर 90238 या किसी दूसरे कोच से चेन खींचने का काम स्टेशन से ट्रेन के चलने से पहले ठीक से नहीं किया गया था
उस कोच से चेन पुलिंग ठीक न करने का कारण यह बताया गया है कि जब तक 2 कोच से चेन पुलिंग ठीक की गई तब तक ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने लगे थे और इसलिए वह काम अधूरा रह गया था और जो असिस्टेंट ड्राइवर वह काम कर रहा था वह तुरंत इंजन के पास वापस चला गया था। जन संघर्ष मंच ने इसी बात को असिस्टेंट ड्राइवर द्वारा चेन को फिर से ठीक करने का काम अधूरा छोड़ने का कारण बताया है। रेलवे स्टाफ के सबूतों के आधार पर यह कहा गया है कि चारों कोच से चेन पुलिंग ठीक कर दी गई थी और उस काम के पूरा होने की पुष्टि के बाद ड्राइवर को आगे बढ़ने के लिए कहा गया था। ट्रेन ने सुबह 7:55 पर फिर से अपनी आगे की यात्रा शुरू की। इस पॉइंट पर भी सबूतों में कुछ अंतर है और इसी आधार पर कमीशन के सामने यह बात रखी गई है कि स्टेशन स्टाफ ने इस बारे में जो कहा है वह सच नहीं है और ट्रेन असल में सुबह करीब 8 बजे स्टेशन से निकली थी। स्टेशन और ए केबिन के बीच की दूरी करीब 825 मीटर है और आमतौर पर ट्रेन को यह दूरी तय करने में करीब 3 से 4 मिनट लगते हैं। जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली, सिग्नल फालिया की तरफ स्टेशन के पास भीड़ जमा होने लगी थी। वे ट्रेन के साथ दौड़ने लगे और उस पर पत्थर फेंकने लगे। टीटीई और यात्रियों को उस तरफ अपने कोच के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने पड़े। फिर से चेन पुलिंग हुई और ट्रेन ए केबिन के पास रुक गई। जैसा कि पहले बताया गया है, जन संघर्ष मंच और कुछ दूसरी पार्टियों ने इस बात पर बहस की है कि फिर से चेन पुलिंग हुई और इसी वजह से ट्रेन ए केबिन के पास रुक गई थी। उनका कहना है कि ट्रेन अपने आप रुक गई क्योंकि पहले की चेन पुलिंग पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उन्होंने भीड़ के इकट्ठा होने और ट्रेन पर हमला करने पर भी सवाल उठाया है। इंजन और ट्रेन के कुछ डिब्बे केबिन पार कर गए थे और दूसरे डिब्बे स्टेशन की तरफ थे। इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में राज्य सरकार का कहना है कि जब ट्रेन ए केबिन के पास रुकी थी तो सिग्नल फालिया की तरफ से लोगों का एक छोटा ग्रुप तेजी से आया और उसने ट्रेन पर पत्थरों से जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में यह एक बड़ी भीड़ बन गई। इंजन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को धमकी दी गई कि अगर वे इंजन से बाहर निकले तो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। एएसएम राजेंद्र प्रसाद मीणा, जो ए केबिन में थे, ड्राइवर की सीटी सुनकर और यह देखकर कि ट्रेन रुक गई है, केबिन से नीचे उतरे ताकि पता चल सके कि क्या हुआ है और अलार्म चेन को रीसेट करने में मदद कर सके। लोगों के ग्रुप को ट्रेन को आगे बढ़ाते और उस पर पत्थर फेंकते देखकर उन्हें वापस केबिन में भागना पड़ा। उन्होंने स्टेशन पर स्टाफ को बताया कि ए केबिन के पास क्या हो रहा है और मदद के लिए बुलाया। पत्थरों से हमला करीब 10 से 15 मिनट तक चलता रहा। भीड़ में से कुछ लोगों के भड़काने पर कोच S6 को हमले का निशाना बनाया गया। इसकी खिड़कियां तोड़ दी गईं और उन खुली खिड़कियों से पत्थर, जलते हुए कपड़े और पाउच और बल्ब में भरा कुछ ज्वलनशील लिक्विड कोच के अंदर फेंका गया। कोच के अंदर मौजूद यात्रियों को उस हमले से खुद को बचाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उनमें से कुछ ने हमले की वजह से खुली खिड़कियों को अपने बैग से ढकने की कोशिश की ताकि पत्थर वगैरह कोच के अंदर न आ सके। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की बर्थ या सीटों के नीचे छिपना पड़ा। यात्रियों के मुताबिक कोच के अंदर फेंके गए जलते हुए कपड़े और लिक्विड से बहुत धुआं हो गया और कोच के अंदर सीटें और दूसरी चीजें जलने लगीं। इससे कोच में इतना धुआं हो गया कि यात्रियों को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। कुछ पैसेंजर ने चिल्लाकर कहा कि कोच में आग लग गई है, इसलिए कोच से बाहर निकलने की जल्दी मच गई। सिग्नल फालिया साइड पर हमलावर भीड़ होने की वजह से पैसेंजर के पास यार्ड साइड से ही बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। दरवाजे ढूंढना मुश्किल हो गया था, इसीलिए यार्ड साइड की कुछ खिड़कियों के बाहर जबरदस्ती हटा दिए गए और कुछ पैसेंजर उन खिड़कियों से बाहर निकल गए। सरकार का कहना है कि लगभग उसी समय कुछ साजिश करने वालों ने कोच S6 और कोच S7 के बीच का वेस्टिब्यूल काट दिया था और S6 को कोच S7 से जोड़ने वाला दरवाज़ा भी ज़बरदस्ती खोल दिया था। टॉयलेट के पास खड़े कुछ लोग जो पेट्रोल वाले कारबॉय लेकर कोच में घुसे थे, उन्हें कोच के अंदर फेंक दिया था। कुछ साजिश करने वाले कोच के दक्षिणी तरफ के दरवाजे से भी अंदर घुसे थे।
जिसे उन साजिश करने वालों ने खोला था जो कनेक्टिंग दरवाजे से कोच में घुसे थे। उन्होंने पेट्रोल से भरे कारबॉय कोच के अंदर फेंक दिए थे। इसके बाद कोच में बड़ी आग लग गई और यह बहुत तेजी से फैल गई, जिससे यात्रियों को भागने का मौका ही नहीं मिला। इससे 29 लोगों की मौत हो गई और कई दूसरे घायल हो गए। जो कुछ हो रहा था उसके बारे में तुरंत संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई और इसके चलते जरूरी पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गई। बड़े अधिकारी भी उस जगह पहुंच गए। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और फायरिंग करनी पड़ी। करीब 11 बजे भीड़ ने फिर से ट्रेन, पुलिस और यात्रियों पर हमला किया। उस समय भी पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। जले हुए कोच S6 और पास वाले कोच S7 को यार्ड में दूसरी जगह ले जाकर सुबह करीब 11:30 बजे अलग कर दिया गया। फिर ट्रेन को फिर से जोड़ा गया। यह दोपहर 12:40 पर गोधरा से निकली। इस घटना का असर इतना ज्यादा और दूर तक फैला था कि इसकी वजह से गोधरा में तुरंत और कुछ ही समय में पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। कुछ जगहों पर ये दंगे लंबे समय तक जारी रहे।